हाँ जी, तो नमस्कार मैं सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चलेगा सभी की तैयारी। तो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? विद्युत वाला, जिसमें हम विद्युत चालन पढ़ रहे थे। तो हमने बहुत सी बातें पढ़ ली थी। आज अपने इसका एक विद्युत चालन भी पढ़ लिया था, सॉरी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे। तो आज अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 2 में कुछ आगे दो चार बातें हैं वो करते हैं। वो सभी आपको बातें पता ही है जो मैंने रेगुलरली आपको बताता रहा हूं, पर फिर भी बुक्स में दिया हुआ है तो आपको मैं बता देता हूं, क्या जाता है बताने में ना। चलिए करते हैं शुरू। विद्युत चुंबक। देखो, चुंबक आप सभी ने देखी है, चुंबक आप सभी ने देखी है, लेकिन अपने बात करते हैं विद्युत चुंबक की। तो ये विद्युत चुंबक क्या होती है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर, लो जी पहले बना लेते हैं कोई बेलनाकार वस्तु। ये मैंने बना दी बेलनाकार वस्तु। बेलनाकार वस्तु के चारों ओर विद्युत रोधी तार को लपेट दिया जाता है। लो जी, ये मैंने विद्युत रोधी तार भी इसके चारों तरफ लपेट दी, चारों ओर लपेट दिया जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिनलिका। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? परिनलिका। ठीक है। विद्युत चुंबक क्या होता है पूरा अपने करेंगे। ये कह रहे हैं कि यदि किसी बेलनाकार वस्तु के चारों ओर अपने विद्युत रोधी तार को लपेट दें, एक विद्युत रोधी तार को इसने लपेट दिया, उसके बाद में आप उस पर एक तार लपेट देते हो, तो उसे कहते हैं परिनलिका। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिनलिका कहते हैं। ठीक है। और जो बेलनाकार वस्तु है, यानी कि ये जो हमने बेलनाकार वस्तु की ली थी, उसे बोला जाता है क्रोड। क्या बोला जाता है? क्रोड। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। पूरा सिस्टम तार लपेटने के बाद में जो बना उसे तो बोलेंगे परिनलिका, और जो बेलनाकार भाग है उसे बोलेंगे अब क्रोड। ठीक है, क्रोड कहते हैं। आगे कह रहा है कि नरम लोहे की क्रोड वाली परिनलिका। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या क्या, नरम लोहे की क्रोड वाली, लोहा के, यानी कि ये जो बेलनाकार वस्तु है वो लोहे की होनी चाहिए। इसकी लोहे की, और वो भी लोहा कैसा हो? नरम लोहा हो। तो ये अब जैसे आप तार लपेट दोगे, तो अब जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। किसकी तरह व्यवहार करेगी? चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, और उसे बोलेंगे विद्युत चुंबक। क्या बोलेंगे उसे? विद्युत चुंबक बोलेंगे। तो क्रोड वाली परिणलिका विद्युत चुंबक कहलाती है। अब इसका चुंबक बना लिया, कुछ नहीं करना, बेलनाकार धातु की वस्तु लेनी है, लोहे की, नरम लोहे की, तार लपेट देनी है, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबक बन जाएगी। अब इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका उपयोग होता है डायनमो। कौन सा? डायनमो। अब डायनमो क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखे हुए हैं, गांव में लगे होते हैं ना वो। उसके बाद में, सॉरी भाई, विद्युत घंटी। ठीक है, घरों में यूज करते हैं अपने विद्युत घंटी। तार संचार, तार संचार, टेलीफोन, इन सारे जो उपकरण होते हैं वहां पर इस विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और विद्युत चुंबक नाम से आपको एक बात और याद में रखनी है, ये लगभग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करते हैं ये जितने भी अपरेटस होते हैं। ठीक है। आदि में किया जाता है। नरम लोहे से अस्थायी चुंबक बनती है, और इससे जो चुंबक बनती है वो कैसी बनती है? अस्थायी चुंबक बनती है। विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबक आपने बना ली, उपयोग कहां कहां पर होता है वो आपने देख लिया। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, मैंने इसको बस थोड़ा सा आपको बढ़ाकर बता रहा हूं भाई, आपको थोड़ा सा समझ में आए। बाकी है कुछ नहीं, सिंगल लाइन के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ज्यादा उलझना नहीं है। ठीक है। अब आपको यह भी पता लग गया। अब आगे कह रहे हैं इसका विद्युत चुंबक का उपयोग पूछ सकता है कि उपयोग कहां पर होता है, तो आप कह दो कि डायनेमो में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है, विद्युत घंटी में होता है, और तार में होता है, तार संचार में होता है, और टेलीफोन में होता है। आगे कह रहा है कि नरम लोहे से अस्थायी चुंबक बनती है, विद्युत चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये चुंबक अपने विद्युत चुंबक अपने बना ली है। अब विद्युत चुंबक बनाई है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ। बिल्कुल होगा चुंबकीय क्षेत्र। चलो मैं आपको पहले चुंबकीय क्षेत्र बता देता हूं क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र बता देता हूं क्या होता है, उसको समझते हैं पहले चुंबकीय क्षेत्र। आप है ना एक काम करना, कोई भी आप एक चुंबक ले लेना। जैसे ये आपके पास एक चुंबक है, तो इसका नॉर्थ पोल होता है, ये उसका नॉर्थ पोल होता है, और ये साउथ पोल होता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, ये तो आपने देखे ही होंगे।
आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है और नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है। ठीक है, अगर आप इसके पास नॉर्थ पोल को लेके आओगे तो ये चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हम छोटे होते थे ना तो एक काम करते थे, हम क्या करते थे, आपको शायद हंसी आए, हम क्या करते, दो चुंबक ले लेते थे। हमें नहीं पता होता था ये नॉर्थ साउथ का सीन चल रहा है, हमें ये नहीं पता होता था इसमें नॉर्थ साउथ का चेंज चल रहा है। हम दोनों को इस प्रकार से रखते थे कि इस चुंबक को आगे खिसकाते थे ना तो ये चुंबक अपने आप आगे खिसकते। चुंबक रख ले, दो चुंबक के टुकड़े होते थे छोटे छोटे, तो इस चुंबक को आगे खिसकाते थे, ये आगे खिसकती थी, फिर हम इसको उल्टा कर देते तो ये इसके साथ चिपक जाती थी। हम बीच में ना ऐसे हाथ लगाते थे, हाथ लगाकर देखते इसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा मतलब वो चीज दिखती नहीं थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब आपको ये है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, और इस क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपने बना लिया। तो ये अपने जो अभी चुंबक बनाई है, विद्युत चुंबक बनाई है, तो इसके चारों ओर भी इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर भी इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके चारों ओर भी इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वो कितना तीव्र है, कितना स्ट्रॉन्ग है चुंबकीय क्षेत्र, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो वो करता है तीन चार बातों पर निर्भर। पहली बात है, परिनलिका पर तारों के फेरों की संख्या अधिक होगी, यानी कि अब देखो तारों की संख्या पर, तारों के फेरों की संख्या, अब एक तो इस पर कितने हैं, चार ही फेरे हैं, और एक मैं इस पर लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों में ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होगी वो कौन सी होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये कम होगी। क्यों, क्योंकि इस पर फेरों की संख्या कम है और इस पर फेरों की संख्या ज्यादा होती है। पहली बात क्लियर। क्या कह रहा है कि परिनलिका पर फेरों की संख्या अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा, क्रोड पदार्थ नरम है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, कि आपने जो क्रोड पदार्थ लिया है ये पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति पर निर्भर है। अगर ये नरम है, अगर ये पदार्थ क्या है, नरम है, तो इसकी तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। अगला है धारा का परिणाम, जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक होगा। धारा अगर जितनी ज्यादा, उस धारा का परिणाम जितना ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि धारा का परिणाम जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक तीव्र होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, यानी कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, एक समान है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है, एक समान है, तो उस पर धारा, स्थित धारावाही चालक पर बल, यानी कि उस पर लगने वाला बल कितना होगा। क्या कह रहा है कि एक समान आपके पास चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है, में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यदि L लंबाई की चालक, चालक की लंबाई कितनी है, L है, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, तो धारा प्रवाहित अगर I है, तथा चुंबकीय क्षेत्र B में, उसे चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया हो, तो लगने वाला बल, तो लगने वाला F बल बराबर, F बराबर B I L साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा का मतलब क्या होता है, इसे थीटा बोलते हैं और इसका मतलब होता है कोण। तो किस किस के मध्य कोण, अब कोण कहां से लाएं, कहां धारा कहां कोण, कोई मतलब वाली बात नहीं मर रही, लेकिन यहां पर भी अपने लगता है कि कहां कोण, क्या कर रहे हो सर, कुछ ऊपर से जा रहा है, ऊपर से नहीं जाने देना है, इसको फट्टा लगा के रोक लो, ठीक है। तो थीटा का मतलब होता है कोण, तो कोण किसके मध्य होगा, तो धारा की दिशा, यानी कि I की दिशा क्या है इसके मध्य, और चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा है, इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका थीटा, वो क्या होगा आपका थीटा होगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। यानी कि धारा की दिशा A ये है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी अगर ये है, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर धारा की दिशा ये है और धारा की दिशा ये और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो आपका इसके मध्य कोण कितने हो गया, 90 डिग्री। बस दो ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो लगने वाला बल क्या होगा, ये होगा। तो यदि थीटा बराबर 0 हो, तो यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 कब होगा, तो थीटा बराबर 0 कब होगा,
तो धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक जैसी हो, यानी कि इधर ही धारा की दिशा हो और इधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो दोनों के मध्य कोण कितना हो गया 0 डिग्री। कोण कितना हो गया 0 डिग्री, थीटा हो गया 0, तो साइन थीटा है। अब यहां पर देखो इस समीकरण में अगर मैं थीटा बराबर 0 लिखूं तो एफ बराबर बी एल आई, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप 10th क्लास वाली जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वहां पर आपको सिखाया जाता है साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0। अब ये 0 आ गया तो आपको पता है 0 को किसी भी संख्या के साथ 0 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो लगने वाला बल भी क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 हो तो साइन 0 और साइन 0 है तो एफ बराबर भी 0, अर्थात यदि धारावाही चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, यानी कि दोनों अगर सेम ही दिशा में हो तो लगने वाला बल है जो कोई कार्य नहीं करेगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो लगने वाला बल अधिकतम होगा। लो भाई अब इसी समीकरण में थीटा बराबर 90 डिग्री लिख देते हैं, थीटा की जगह मैं साइन 90 कर दूं। साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है प्यारे बच्चों 1, साइन 90 का मान 1, तो लगने वाला बल क्या होगा आपका अधिकतम। बस ये दो बातें ही आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली कुल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अगला है चुंबकीय क्षेत्र, आपको बता दिया है क्या होता है, बस छोटी सी परिभाषा है, याद कर लो। किसी बिंदु पर चुंबकीय फ्लक्स के पद में दी जाती है, यानी कि अगर चुंबकीय फ्लक्स के पद में इसे कहें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्रफल कहते हैं। बस यानी कि किसी एक फिक्स क्षेत्रफल में कितनी चुंबकीय फ्लक्स निकलती हैं वही आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का आपको बता दिया है, टेस्ला होता है, ठीक है। तो 1 टेस्ला 1 वेबर बटा में मीटर की स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र एक और बन सकता है जो थोड़ा डेरिवेटिव है, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर चुंबकीय फ्लक्स बटा में क्षेत्रफल, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैंने अभी बताया वेबर बटा में मीटर की स्क्वायर। बस इसे गॉस से भी लिखते हैं, गॉस से, चुंबकीय क्षेत्र को गॉस से भी लिखा जाता है, तो एक गॉस होता है 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर। अगला है धारा मापी, विद्युत धारा की उपस्थिति को मापने वाला यंत्र, जो विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है उसे बोलते हैं धारा मापी। इससे आप 10 की पावर -6 एम्पियर तक की धारा को माप सकते हो। कितनी, 10 की पावर -6 एम्पियर की धारा को माप सकते हो, यानी कि धारा का मात्रक एम्पियर। ये भी आपका क्लियर हो गया। शंट बहुत कम प्रतिरोध वाला तार होता है, शंट क्या होता है, बहुत ही कम प्रतिरोध वाला एक तार होता है। ये आपका हो गया छोटा सा टॉपिक। इसी का आगे अभी एक पार्ट और बनेगा, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब डेरिवेटिव टाइप है, इसलिए मैं आपको फटाफट नहीं करवा रहा, तो इसको ध्यान से देखना भाई, हल्की फुल्की बातें, ज्यादा बातें नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कल वाली क्लास में इसको दोबारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।